एज यू ऑल नो कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स आते हैं SPDF। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करती हूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 एंड एंड्स अप टू ग्रुप नंबर 12। इसमें 10 ग्रुप्स आते हैं। पीरियड्स की बात की जाए तो इसमें वैसे तो 4 पीरियड्स आते हैं, लेकिन इसमें जो पहले 3 पीरियड्स हैं वो कैसे होते हैं कंप्लीट, और 4th पीरियड कैसा होता है इनकम्प्लीट, तो हम इसको स्टडी नहीं करते। फर्स्ट पीरियड को हम कहते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी के ऑर्बिटल्स में जाएगा, इसलिए इसको डी ब्लॉक कहते हैं, जो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक है। लेकिन ये S और P के बीच में लाई करता है। S और P के बीच में लाई करने की वजह से इसको ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हम इन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इनका डी हमेशा पूरी तरीके से फिल्ड अप नहीं होना चाहिए। ये पार्शियली फिल्ड हमें मिलना चाहिए या तो उसके एटॉमिक स्टेट में या इसके किसी भी आयनिक स्टेट में। जैसे मैंने आपको कॉपर और जिंक का एग्जांपल भी दिया था। कॉपर के अंदर जो है कॉपर एग्जिस्ट करता है कॉपर Cu+ और Cu+2 की फॉर्म में, जबकि जिंक एग्जिस्ट करता है Zn और Zn+2 की फॉर्म में। ठीक है। तो कॉपर जो है उसके अंदर क्या होता है 3D10 रहता है, लेकिन कॉपर प्लस में भी 3D10 रहता है, लेकिन कॉपर +2 में 3D9 हो जाता है, जिसकी वजह से डी बिकम्स पार्शियली फिल्ड। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन जिंक की अगर बात करते हो तो जिंक में 3D10 रहता है और जिंक +2 में भी क्या रहता है 3D10। वहां डी कैसा है कंप्लीटली फिल्ड, तो इसलिए जिंक इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर हम स्टडी करके देखते हैं तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक के मेंबर्स दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, सिवाय जो ग्रुप नंबर 12 है जिसमें 3 मेंबर्स आते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीनों के तीनों मेंबर्स कैसे हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सबके साथ क्या होगी, मैच नहीं करेगी। क्वेश्चन आता है अगर इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सबके साथ मैच नहीं करती तो हमने इनको यहाँ लगा क्यों रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में जाता है। इसलिए हमने जिंक, कैडमियम, मरकरी को किसके साथ रखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रखा है। ठीक है। बाकी इनकी कोई प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है। कलरिंग नेचर की बात कर सकते हो या मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर सकते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हो, तो किसी भी रीजन से मैच नहीं करते। दूसरी बात मैंने आपको बताया था अगर हम S और P ब्लॉक की बात करते हैं तो इनमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है उससे मालूम चलता है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, N-1D और NS। N-1D और NS के ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं। डी के अंदर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S के अंदर 0 से 2 होता है। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है उससे ये मालूम चलता है कि आउटर मोस्ट शेल के और उसके अंदर वाला शेल, मतलब कि पेनल्टीमेट शेल, इनर शेल, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अगर रिएक्शंस की बात की जाती है तो रिएक्शंस में या हम कह सकते हैं ट्रेंड में जो है काफी इरेगुलरिटीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। क्या रीजंस है वो हम अभी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन से हमने मालूम किया। दूसरी बात हम करते हैं कि कल मैंने आपको जो है 3D सीरीज, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके बारे में बताया था। अगर हमने कहा था कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑफ बोज रूल होती है, और किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है उसको समझना हो तो N रूल और N+L रूल की हेल्प ली जाती है। ठीक है। अगर N+L रूल फेल हो जाता है तो N रूल से हम एनर्जी सजेस्ट करते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है पता है बहुत सी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर मैं एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, अगर जैसे मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल है तो हम नॉर्मल अगर बात करें ना तो हम इस तरीके से कहते हैं ये सारा पोर्शन किसका होता है, मेटल्स का, ये किसका होता है, नॉन मेटल्स का, बीच में क्या होता है, मेटलॉइड्स। तो हमारा जो डी ब्लॉक है उसमें सारे के सारे क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं। ठीक है। अब मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नेचर वाइज जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब मेटल होते हैं उनको कूट पीट करके जो है हम शीट में और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि मालेबल है, डक्टाइल है, मतलब मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटेलिक नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन में जो है बाहर को 0 से 2 लिखते हो तो किसी में एक 0 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो बाहर आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से दे बिकम द मेटलिक इन नेचर। ठीक है। तो मेटल होंगे तो मेटल की सारी प्रॉपर्टीज जो है ये अपने पास रखेंगे। कुछ में थोड़ी कम होती है प्रॉपर्टीज, कुछ में थोड़ी ज्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन द मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है। दूसरी बात हमने कहा था कि अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो मैंने कल आपको कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सिखाया था
अगर आप 3D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो तो मैंने आपको बताया था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस सीरीज में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने आप को NS के अंदर 0 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 की बजाय 1 रखते हैं। रीजन क्या होता है कि अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबलाइज करने के चक्कर में जो है इस तरीके से होता है। जैसे मैं क्रोमियम और कॉपर के केस में बात करती हूँ तो वहां पर क्या होता है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, वहां 4s में आता है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम द 4s to 3d टू गेन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हमने ये सब हमने बताया था। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने आपको बताए थे 1, मैंने कहा था आप इसको लर्न भी रख सकते हो 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रेंड है वो ये है 1 2 3 6। पहले क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है नॉर्मली जिसके पास जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है। अपने आपको पेयरिंग करना चाहेगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, आपस में इंटरेक्शन करेगा। तो जिस वजह से इनके सभी के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जिंक कैडमियम मरकरी को मैं एक्सेप्शन लेके चल रही हूँ, ये हमारे पास इन पे कोई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो ऐसे ही रखे गए हैं। बाकी जो मैं बात कर रही हूँ स्कैंडियम टू कॉपर में बात कर रही हूँ, सभी के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो सीधी सी बात है कि इनमें जो अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जैसे यहाँ 6 है या 5 है, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, और जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतना ही वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसका मतलब यही सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और सारे के सारे मेटल्स कैसे हैं, हार्ड है नेचर वाइज, बिकॉज दे हैव द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मोर द वन डबल इंटरेक्शंस, मोर द इंटरेक्शंस मीन्स मोर द हार्डनेस, मोर द टाइटनेस और मोर द स्ट्रेंथ। ठीक है, और जितना ज्यादा हार्ड होगा, जितना ज्यादा टाइट होगा, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, या हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये क्वेश्चन भी आता है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी, एटमाइजेशन मतलब एटम्स में तोड़ने के लिए। देखो पहली बात तो ये हार्ड है, ठीक है, रीजन हमने बताया, सभी के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। और इंटरेक्शन भी कैसे, मेटल है तो मेटलिक इंटरेक्शन होंगी, मोर द मेटेलिक इंटरेक्शंस बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और वो जितनी ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी उतना उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, एटम में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मतलब एटम्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है तो वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और मोस्टली क्या हो रहा है, देयर फिजिकल स्टेट इज सॉलिड बिकॉज ऑफ द मोर मेटलिक मेट्रिक इंटरेक्शंस। क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस कारण से फिजिकल स्टेट भी कौन सी जा रही है, सॉलिड। अगर मैं बात करती हूँ जिंक कैडमियम मरकरी की, तो पहली बात तो ये देखो, इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से इनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होती। अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होती तो इसके कारण से इनका फिजिकल स्टेट भी जल्दी से सॉलिड नहीं होता। जैसे मरकरी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जिंक कैडमियम जो है अगर सॉलिड है भी तो दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होती है, इस कारण से ये नेचर वाइज कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। लेकिन अगर बात करते हैं मरकरी की तो ये तो बिल्कुल ही किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मरकरी इज लिक्विड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने बात करी किसकी, कुछ एक पॉइंट्स की। और जैसे कि हमें मालूम है सभी के आउटरमोस्ट शेल में अगर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम n-1d 1 to 10 और ns 0 से 2, मतलब कि किसी में तो s में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में s में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो इसलिए आयनाइजेशन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहती है, कम ही रहती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो आप आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो इस आराम से जो है मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि मेटलिक बॉन्ड्स आराम से यहाँ पर बन सकती है। और दूसरी बात, इतने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, तो उसको तोड़ना उतना मुश्किल हो रहा है। तो सीधी सी बात, अगर मैं बात करती हूँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, more the interaction, more time to break it, more energy we have to spend, so their melting point boiling point is quite high. ठीक है, as we check the case of melting point and boiling point, तो क्या हो रहा है, firstly increase and then decrease,
बिकॉज फर्स्टली द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो द अट्रैक्शन इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा मेटलिक इंट्रैक्शंस होंगी उतना ही क्या हो जाएगा, मतलब मेटल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी मेटलिक बॉन्ड उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, और जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही जो है हमें ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं साइड में तो क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसलिए साइड में नंबर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा, लेकिन जितना हम बीच की तरफ जाएंगे बीच में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्स्टली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। इसको हम ना शो करते हैं एज बाय द यूज ऑफ ग्राफ। हम ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को। ये हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसकी, तो देख सकते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ये पहले इंक्रीज कर रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फिर मैंगनीज, 6 से 5 हो गया तो मैंगनीज का कम हो गया। रीजन समझ में आ गया। अब मैंगनीज के बाद आयरन आ रहा है, लेकिन आयरन में क्या है, 5 का 4 है, लेकिन होना क्या चाहिए था, आयरन का यहाँ आना चाहिए था कम, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आयरन में एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर जो है ये ऊपर चला गया है, ये आयरन है, उसके बाद कम कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है, ऐसे ही कम हो रहा है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो जिंक का तो बिल्कुल नीचे ही चला जाता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, शुरुआत में बढ़ रहा है बाद में कम हो रहा है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ रहे हैं फिर बाद में कम हो रहे हैं, लेकिन वाई देयर इज अ डिप इन द ग्राफ, इसके मिडल में जो है ग्राफ के अंदर ये डिप कैसा बन गया है। मैंगनीज का कम होता है वो समझ में आता है कि यहाँ पर जो है 5 हो गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 से 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो फिर सीधी सी बातें कम हो जाएगा, लेकिन आयरन में ज्यादा क्यों? तो एक बार चेक करते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, ठीक है। यहाँ पर क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन पता है क्या हो गया है, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, लेकिन इसका ना कुछ ज्यादा ही कम हो गया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, D5 हाफ फिल्ड 4s2, मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D भी हाफ फिल्ड है, 4s पूरा भरा हुआ है, मतलब एक तरह से जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये दूसरे के साथ इंटरेक्शन जल्दी से करेगा ही नहीं। क्या होता है, कुछ रीजन ऐसे भी हो जाते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से भी बड़ा एक और रीजन आ रखा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो दूसरे के साथ जल्दी से इंटरेक्शन करेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। इस कारण से जो है यहाँ पर जितना इंटरेक्शन होना चाहिए था, मतलब मैंगनीज का आना कैसे चाहिए था, यहाँ अगर मैं बात करती तो मैंगनीज का यहाँ बीच में आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आता यहाँ नहीं है, बीच में नीचे को डिप करके आता है। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि मैंगनीज शोज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से वो दूसरे के साथ इंटरेक्शन कम करेगा, दूसरे के साथ इंटरेक्शन कम करेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास है 3D सीरीज का। इसके बाद हम अगर आते हैं 4D सीरीज के ऊपर, तो एज वे मूव डाउन द ग्रुप, जैसे नॉर्मली बात करते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, मोर द साइज, मोर द सरफेस एरिया, मोर द वन डबल इंटरेक्शंस, मोर द बॉइलिंग पॉइंट, तो 4D का और भी ज्यादा, लेकिन डिप यहाँ भी आएगा। फिर उसके बाद 5D में और भी ज्यादा। तो अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर हो क्या रखा है, जो पीक बन रहा है वो इस तरीके से बन रही है, एक, फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। जो पीक बनती है ना वो इस हिसाब से बनती है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर पे आ रहा है वो कौन है, क्रोमियम, दूसरे में कौन आता है, मॉलिबेडनम, और तीसरे में कौन आता है, टंगस्टन। मतलब अगर मैं पूरे डी ब्लॉक की बात करती हूँ, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन का, W टंगस्टन। अब आपको मालूम है बल्ब के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट यूज करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। तो क्रोमियम अपने अपने पीरियड में देखते हैं तो क्रोमियम है, फिर मॉलिबेडनम है, फिर टंगस्टन है। रीजन क्या रखा है, क्योंकि सभी के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या रखे हैं, ज्यादा, जैसे यहाँ पर 6 आ रखा है, ऐसे मॉलिबेडनम के भी ज्यादा है, उधर से टंगस्टन के भी ज्यादा है, और तीनों में भी कंपैरिजन करके देखते हैं तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ द मोर साइज, मोर द साइज, मोर द सरफेस एरिया, मोर द इंटरेक्शंस, दैट्स वाई मोर द मेल्टिंग पॉइंट। तो इस कारण से टंगस्टन का क्या रखा है सबसे ज्यादा, लेकिन ये डिप सब में आ रखा है बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
समझ में आ गया हो? दैट्स वाई टंगस्टन इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। कुछ हमने बताया मेटलिक करेक्टर के लिए, कुछ हमने बताया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए, कुछ हमने बताया कि मेटलिक बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइज की प्रॉपर्टी पे लेते हैं। जैसे सपोज मैं दोबारा से सीरीज लेके चलती हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देख लेते हैं, 3d1, 4s2, 3d2, 4s2, 3d3, 4s2, 3d5, 4s1, 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s2, 3d10, 4s1, 3d10, 4s2। ये हमने जो है लिखा। इसके बाद की अगर मैं सीरीज देखूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब हम देख लेते हैं, ये मैंने आपको 3D सीरीज बताई है, फिर हम 4D 5D भी देख लेंगे और उसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी है वो भी देखेंगे। पर मैं नॉर्मल बात करती हूँ। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, थ्री डी, 4D, 5D, 6D. As we move down the group, size increases because number of shells increase. 3, 4, 5, 6 number of shells क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, 3D से 4D आते हो तो नॉर्मल साइज इंक्रीज होता है। 6D तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम 4D से 5D की तरफ आते हैं ना, तो साइज इंक्रीज नहीं होता है, या तो साइज रह जाता है बराबर, और अगर इंक्रीज भी आता है तो बहुत ही स्लाइटली। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक यहाँ प्रेजेंट है। अब जब हम 4D से 5D आएंगे तो हमें एफ ब्लॉक भी मिलेगा, और एफ ब्लॉक हमने पढ़ा है SPDF में, जो डी और एफ होता है इनका वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जब हम 3D से 4D आएंगे तो नॉर्मल ट्रेंड है, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एज वी मूव फ्रॉम 4D टू 5D, साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम और स्लाइटली इंक्रीजेस because of the presence of f orbitals which creates weak shielding effect। जिसका weak shielding effect होगा उसका क्या इफेक्ट है, देखो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर f है, f का शील्डिंग इफेक्ट वीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैरियर छोटा बनेगा। बैरियर छोटा बनेगा तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी तो साइज क्या कर जाएगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, 4D से 5D आते नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो वो तो ये कहता है कि साइज बढ़ाओ, लेकिन एफ के ऑर्बिटल्स शील्डिंग इफेक्ट करते हैं वीक, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है होती है ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा हो तो साइज सिकुड़ जाता है। ये कहता है कि वीक शील्डिंग इफेक्ट कहता है कि साइज को श्रिंक करो। तो दोनों फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो नंबर ऑफ शेल्स और एक वीक शील्डिंग इफेक्ट बाय एफ ऑर्बिटल्स, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइज जो है या तो बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ता है तो बहुत ही कम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं। एक्चुअली में जो एफ ब्लॉक है ना, ये हमारे पास दो सीरीज होती है एफ ब्लॉक के अंदर, एक होती है लेंथेनॉइड की सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड की सीरीज। तो यहाँ पर ऊपर वाली लेंथेनॉइड की सीरीज है, नीचे वाली एक्टिनॉइड की सीरीज है। तो यहाँ आते लेंथेनॉइड की सीरीज, तो लेंथेनॉइड्स की वजह से साइज बढ़ने की वजह क्या हो गया, तो बराबर रह गया या कम रह गया। तो लेंथेनॉइड्स की वजह से हुआ, तो इसलिए इसको कह देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड की वजह से साइज क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, known as lengthenoid contraction. So as we move from 3D to 4D, size increases because number of shells increases. But as we move from 4D to 5D, size almost remains same. Properties of 4D, 5D remains almost same due to the lengthenoid contraction. अगर हमसे कोई नॉर्मल पूछता तो हम सिंपल आंसर देंगे lengthenoid contraction। अभी lengthenoid contraction हमसे कोई डीप में पूछेगा तो हम वैसे एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे इसको डेप्थ में, लेकिन अगर कोई हमसे पूछता तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड्स एफ ब्लॉक की वजह से, 4F के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से साइज का श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, क्या कहलाता है, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो 4D 5D का साइज जब लगभग ऑलमोस्ट सेम होगा तो प्रॉपर्टीज में भी लगभग सेम सिमिलैरिटी आएंगी, पढ़ेंगे इसके ऊपर भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो हमने बताया डाउन द ग्रुप। अब हम बात करते हैं पीरियड में। अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज।
कोई चीज़ नीचे आ रही बढ़ रही है तो यहाँ जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, कम। क्यों? एटॉमिक नंबर देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़े तो सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इसका ना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 21 है, फिर 22 होगा, 23 होगा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, यहाँ 21 है, 21 माइनस को खींच रहा है, 22 है तो 22 माइनस खींच रहा है, 23 है तो 23। तो जितना मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर द अट्रैक्शन, मोर श्रिंक द साइज। तो यहां से यहां जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, साइज डिक्रीजेस। नॉर्मल आंसर, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। रीजन क्या हो गया, जैसे हम इधर जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ तो स्कैंडियम का कितना है 162, तो क्रोमियम का कितना आ गया 127, इतना साइज श्रिंक कर गया। लेकिन कहता है क्रोमियम के बाद अगर चलते हो ना, यहां से लेकर के यहां तक 3 केसेस हैं इसमें, साइज डिक्रीजेस। यहां पर है साइज डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन स्लाइटली डिक्रीजेस। देखो कितना, यहां तो 162 से 127 हो गया, यहां 127 से यहां पहुंचा है 124, सिर्फ इतना सा कम। इसका मतलब साइज डिक्रीज तो कर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो तो यहां पर भी रीजन है, 25, 26, 27 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन कोई ना कोई दूसरा फैक्टर भी है जो साइज इंक्रीज करने में लगा हुआ है। साइज इंक्रीज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ, क्यों हो रहा है देख लेते हैं। यहां देखो क्या हो रहा है, यहाँ डी के इलेक्ट्रॉन्स है, डी के ऑर्बिटल्स है। डी में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो सीधी सी बात है डी का तो वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 6, 7, 8, 10। पहले क्या था, डी के अंदर जो है डी का शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, वीक, तो बैरियर छोटा बनता है तो अट्रैक्शन क्या रहता है, ज्यादा रहता है दोनों के बीच में। लेकिन अब क्या हो रहा है, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ती जा रही है। जितना बढ़ती जाएगी उतना बैरियर क्या होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होता जाएगा। जितना बैरियर थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होगा उतना प्लस का अट्रैक्शन माइनस की तरफ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या हो जाएगा, कम। मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट का फैक्टर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, मतलब जो मैं कहना चाह रही हूं वो ये कि साइज इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो बैरियर है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जिसकी वजह से बैरियर स्ट्रांग, तो हम क्या कह देंगे कि साइज जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया? तो एज वी मूव फ्रॉम मैंगनीज टू कॉपर, साइज slightly decreases because there are two factors which opposes each other. One is nuclear charge and other is the number of electrons, increasing number of electrons in the d orbitals, which creates a strong barrier in between the nucleus and the outermost shell electron. तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज की, स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एफ ब्लॉक में भी है, ध्यान से सुनना। तो अगर हम साइज की बात करते हैं अलोंग द पीरियड, तो इस 3D सीरीज में there are 3 factors. One, from scandium to chromium size decreases because only the nuclear charge increases. But from as we move from chromium to copper, size slightly decreases because there are 2 factors. One decreases the size, other increases the size. Decreases the size because of increasing nuclear charge and increase the size because of increasing the number of d electrons, which creates more and more shielding effect. ठीक है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है दोनों फैक्टर अपोज करेंगे। लेकिन अब की बार जो मेन फैक्टर है वो कौन सा चलेगा, ये, जिसकी वजह से साइज कम तो है लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं है। और उसके बाद आ जाओ फ्रॉम कॉपर टू जिंक। कॉपर में 124 है, जिंक में 138 है, मतलब इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। तो इसका रीजन वही है जो नोबल गैसेस में था, मैंने आपको बताया भी था कि हम ये पढ़ेंगे आगे चल करके। साइज इंक्रीजेस बिकॉज अगर यहां देखते हो कॉन्फिगरेशन 3D फुली फिल्ड, 4s fully filled. If they have the fully filled d and s orbitals, then there must be creating inter-electronic repulsion. क्या होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबलाइज करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपैंड करेंगे एंड क्रिएटिंग द वंडरवॉल रेडियाई। यहाँ पर जो रेडियस एक्ट करेगा दैट इज द वंडरवॉल, and van der Waals radii increases the nuclear size.
So in this trend we have three possibilities, one from scandium to chromium, other is chromium to copper, and other is copper to zinc. Scandium to chromium, size decreases normally. From chromium to copper, size slightly decreases, and from copper to zinc, size increases. अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, साइज का फैक्टर इन द पीरियड एज वेल एज इन द ग्रुप. ठीक है. दिस ट्रेंड ऑल्सो इफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी देती हूँ. जैसे सपोज जिंक का मैंने आपको बताया, जिंक कैडमियम मरकरी. जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, they are the coinage metals which helps in the formation of coins. Nickel, palladium, platinum, most commonly used catalyst. Palladium having 5s0. Iron, cobalt, nickel are ferrous metals. ठीक है, ferrous metals. Chromium, molybdenum, tungsten have high melting point, boiling point in the respective periods. Amongst them, tungsten shows very high melting point. ठीक है. Scandium, yttrium, lanthanum. Here is lanthanum because lanthanum is actually a 3D element but also shows properties in the 4f. ये 4f का जो सीरीज है, f ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज है, यहाँ से स्टार्ट होती है. ठीक है. तो ये lanthanum जो है f में भी काउंट किया जाता है, वहां पर भी. ठीक है. क्वेश्चन आता है, वाई जिरकोनियम एंड हाफनियम, जिरकोनियम ज्यादा और हाफनियम, वाई जिरकोनियम एंड हाफनियम शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज. तो आंसर क्या आ जाएगा, ड्यू टू द सिमिलर साइज बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है, प्रॉपर्टी सबकी सेम है लगभग, क्योंकि लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. ठीक है. और कल मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर रुथेनियम, रोडियम, ऑस्मियम, इरिडियम. रुथेनियम, रोडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, these 6 members are known as platinum metals. हालांकि अभी हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी. ठीक है. यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, molybdenum, technetium, technetium Tc. Technetium is an artificially synthesized element. Technetium is an artificially synthesized element. ठीक है. लैंथनम, हॉफनियम, टेंटलम. टेंटलम जो है सर्जरी में भी यूज की जाती है, बोन सर्जरी में. टेंटलम, Ta. टंगस्टन, रीनियम. ठीक है. और अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, वैसे तो मैं आगे पढ़ाऊंगी इसके बारे में. तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने अपने ग्रुप में किस किस का हाई, अपने अपने पीरियड में किसका हाईएस्ट होता है. यहाँ मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्यूपाइड बाय द मैंगनीज +7, रुथेनियम +8, ऑस्मियम +8. दे हैव द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. अपने अपने पीरियड्स में जिसका भी सबसे ज़्यादा जो है हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो मैंने आपको बताया कि किस किस का होता है. मैंगनीज का होता है. डी ब्लॉक की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं मैंगनीज का +7 है, रुथेनियम ऑस्मियम का कितना है +8. ठीक है. और दूसरी बात, अगर मैं बात करती हूँ हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, इरिडियम. हाईएस्ट density is shows by iridium, and the second highest density osmium. Almost osmium and iridium shows the equal amount of density, but if we compare both, then we show that the iridium shows the very highest density and osmium occupies the second highest position in the density, and the least density occupied by the scandium. Least डेंसिटी. और मैं एक और भी बात बताती हूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी तो दे आर द नॉन ट्रांजिशन. बाकी सभी की बात करते हैं, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम. स्कैंडियम शोज ओनली अ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3.
सारे के सारे बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। डी ब्लॉक की खास प्रॉपर्टी है कि वो सब के सब जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, लेकिन स्कैंडियम की ये जो है ड्रॉबैक है, स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट इज +3, और स्कैंडियम शोज द वेरी लिस्ट डेंसिटी। स्कैंडियम की डेंसिटी भी सबसे कम होती है, इरिडियम की सबसे ज्यादा होती है, ओस्मियम की सेकंड हाईएस्ट है, रुथीनियम का मैंने आपको बताया +8 जो है ये शो करता है। रोडियम आपको याद होगा कैटलिस्ट हमने यूज किया था ओसवाल्ड प्रोसेस में, वहां पर हमने जो है रोडियम यूज किया था कैटलिस्ट, और मोलिबेडनम हमने प्रमोटर यूज किया था किसके अंदर, हेबर्स प्रोसेस में। मतलब ये जो हमारे पास ये डी ब्लॉक के जो पार्ट ये है ना एलिमेंट्स, ये कैटलिस्ट के तौर पे, प्रमोटर्स के तौर में बड़े यूज में आते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस इज यूज फॉर मेकिंग H2SO4, तो H2SO4 में हमने कैटलिस्ट यूज किया था V2O5 वनेडियम का, V2O5 ये यूज किया था। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज में आते हैं इन द कैटलिस्ट, प्रमोटर्स, इन सब में काम आते हैं। और सबसे ज्यादा हमने बताया कि इनकी खास प्रॉपर्टी ये है कि सारे के सारे कलर्ड है, बिकॉज दे हैव द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो सारे के सारे जो है पैरामैग्नेटिक है, सारे के सारे कलर्ड है। और दूसरी बात, अगर इनकी डेंसिटी की मैंने बात की तो इसकी सबसे कम डेंसिटी है, इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी सेकंड हाईएस्ट है। और दूसरी बात हमने ये बताया कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं इसका +7 है, इसका +8 है, इसका +8 है, और इधर बात करते तो इसका कितना है, +3। ठीक है, यहाँ से जो है ये 4F की सीरीज जो है, 5F की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रखी है। जिरकोनियम हाफनियम में क्वेश्चन आता है कि वाई दे शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो हमने बता दिया ड्यू टू द सिमिलर साइज बिकॉज ऑफ लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दूसरी बात जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं 3D सीरीज में ही लेके चलती हूँ तो सभी में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, सब में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो सब के सब क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए। ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक है तो सीधी सी बात, अगर मैं बात करती हूँ व्हाट आर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दो शो द अट्रैक्शन टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कोई सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक और हम इसको बाहर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अट्रैक्शन शो करेंगे टुवर्ड्स अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी। तो ये तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। और अगर बाहर से निकल जाए तो इसका मतलब दे डू नॉट शो द अट्रैक्शन, दे शो द रिपल्शन, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस शोज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बात हुई। अब अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना हो कि उसमें कितना मैग्नेटिज्म है, वो चेक करना हो तो हम एक टर्म लेके चलते हैं म्यू, नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंटेड एज म्यू क्या होता है, n+2 स्क्वायर रूट, यूनिट क्या है, Bm। Bm मतलब बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, मैग्नेटिज्म पता करना हो तो कहते हैं उसको बोर मैग्नेटॉन, यूनिट आती है बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है, वेयर इज n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। आप यहाँ से किसी का भी रख करके और वैल्यूज पुट करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, तो आपको मालूम चल जाएगा। और जो मैग्नेटिज्म है वो कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट इज बिकॉज ऑफ द टू टर्म्स स्पिन एंड ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है इट इज स्पिन ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज, स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑर्बिटल। डी ब्लॉक में जो है स्पिन मोमेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और जो एफ ब्लॉक होता है उसमें स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल भी जो है वो काउंट किया जाता है। यहाँ पर ऑर्बिटल जो है वो कॉम्प्रेस हो जाता है, उसका कितना रोल नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं nn+2 की हेल्प से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस की, और ये तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना तो आपने पहले भी सीखा हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वैसे ही आपको निकालना है। तो यहाँ तक हम जो है कर चुके हैं, आप यहाँ तक स्टडी करो, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछो।